हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फॉरवर्ड स्टडीज़। माय नेम इज़ अंकित लीला सिंह और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश के केवीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ का फोर्थ वीडियो, जिसमें आज हम फिर से 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से और उनके सभी ऑप्शंस को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी क्वेश्चंस और आंसर्स बहुत अच्छे से समझ में आए और मैक्सिमम आउटपुट आप ले पाओ, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट भी मिले एग्जाम ड्यूरिंग द एग्जाम। राइट, आज हम केवीएस 2018 के पेपर के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए और आपने कितना स्कोर किया वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राइट, सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख सकते हैं कि हमें इसमें बोला गया है कि एक हमें अधूरा स्टेटमेंट दिया गया है, हमें इसको पूरा करना है। राइट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की करेक्ट फॉर्म से हमें ये फिलअप करना है और हमें नीचे ऑप्शंस गिवन है, तो इस ऑप्शंस का यूज करके हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राइट, आई डिडंट ब्रिंग माई वॉलेट, इस बात को आप जानते हैं, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि मैं वॉलेट लेकर नहीं आया हूँ। सिंस यू इन्वाइटेड मी टू लंच आई गेस्ड यू, तो यहाँ पे एक वर्ड आया है सिंस। तो मित्रों, जो सिंस वर्ड होता है ना, ये दो जगह पे यूज होता है। एक तो एज अ कंजंक्शन यूज होता है, राइट, एज अ कंजंक्शन, एंड द सेकेंड इज दैट ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर एज अ टाइम वर्ड के तौर पे टाइम को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। राइट, अब मित्र क्या होता है कि ये जो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन का मतलब होता है कि कनेक्टिंग वर्ड्स। क्या होते हैं ये? कनेक्टिंग वर्ड्स। कनेक्टिंग वर्ड्स का मतलब क्या हो गया कि ये दो स्टेटमेंट या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट को, नाउन प्रोनाउन को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का यूज़ किया जाता है उसको हम कनेक्टिंग वर्ड बोलते हैं। और इनका जो वन वर्ड में आंसर होगा वो क्या होता है? कंजंक्शंस, और वही कंजंक्शंस कहलाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप इस बात को समझ गए। और अभी एज अ कंजंक्शन कब यूज़ होगा और एज अ टाइम वर्ड कब यूज़ होगा, तो इस बात को समझ लीजिए। आई विल टेक योर 2 more सेकेंड्स कि जब कभी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में सिंस लिखा हो, बिगिनिंग में मैंने क्या बोला, सेंटेंस के बिगिनिंग में लिखा हो, तो उसे हम एज अ कंजंक्शन के तौर पे कंसीडर करते हैं और वहाँ पे जो इसकी सेंस आती है वो क्या होती है? क्योंकि होती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप देखेंगे ये स्टेटमेंट यहाँ पे पूरा हो गया, कॉमा लगा है, उसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कुछ यहाँ पे जाके खत्म होगा। तो ये बोला गया आई डिडंट ब्रिंग माई वॉलेट सिंस यू इन्वाइटेड मी टू लंच आई गेस्ड यू, मैं अपना वॉलेट लेकर नहीं आया क्योंकि तुमने इन्वाइट किया लंच पर, तो आई गेस्ड यू काइंड ऑफ दिस कि तुम्हारे पास पैसे हैं या तुम पैसे दोगे या तुम्हारे पास पैसे थे। राइट, क्योंकि पास्ट की बात है तो हम इसको पास्ट में ही सॉल्व करेंगे। यस और नो? सो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट ऑप्शन है आई हैड गिवन सम मनी, यू हैड गिवन सम मनी। अब देखो लंच पर जब तक कोई नहीं आएगा क्या हम उससे पहले पैसे दे देंगे किसी को? नहीं। यही मतलब है ना, यू हैड गिवन सम मनी, यानी तुम पैसे दे चुके थे। तो ऐसा तो नहीं है लंच पे आने के बाद ही आप लंच करना स्टार्ट करोगे एंड देन यू विल डू पेमेंट। तो ऑप्शन 1 हमारा कंसिडरेशन से बाहर हो गया। ऑप्शन सेकंड की बात करें तो ये विल हैव सम मनी ऑन यू। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे विल हैव है, और जबकि स्टेटमेंट जो सेंटेंस है उसका कंटेक्स्ट कैसा है? कंप्लीट पास्ट का है, तो हम यहाँ पे फ्यूचर की बात नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे वुड होता तो एक बार कंसीडर करते हैं हम लोग। राइट, क्योंकि वुड यहाँ पे एज अ कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि पास्ट में थी और पास्ट में ही होने वाली थी उसको डिनोट करने के लिए वुड का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि तुमने अपने फ्रेंड को पार्टी में क्यों नहीं बुलाया, तो आप ऐसे बोलते हैं ना, मुझे लगा कि शायद वो बिजी होगा, मैंने इसलिए नहीं बुलाया। तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि आई थॉट ही विल बिजी, ये गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे ही वुड बिजी। तो विल को वुड हम जब बना देते हैं जब हम कोई ऐसी चीज जो पास्ट में है और पास्ट से हमें फ्यूचर का रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है। तो ऑप्शन सेकंड भी कंसिडरेशन से बाहर हो गया क्योंकि ये विल हैव है। ऑप्शन थर्ड की बात करें, माइट हैव हैड सम मनी ऑन यू। देखिए ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जो आपको कंफ्यूजन आया होगा, हैव के बाद जो हैड आया है इसी वजह से आया होगा, ये आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ऑप्शन फोर्थ की बात करें, माइट गिवन सम मनी, ये भी हमारा ऑप्शन कंसिडरेशन से बाहर है, ये गलत ऑप्शन है क्योंकि माइट गिवन सम मनी, किसे मनी दिया और क्यों देंगे अभी हम? राइट, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड पे। अब देखिए क्या होता है कि अब अगर आपने किसी को मे और माइट का यूज करना जानते होंगे आप लोग, मे और माइट का जो यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। राइट, इसका मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूँगा शायद, शायद ऐसा है माइट का शायद ही, लेकिन हिंदी से ना इंग्लिश का इतना लेना देना नहीं है। इन एक्सप्रेशंस का कुछ मतलब होता है जो एक लैंग्वेज है और हमें उस एज अ एक्सप्रेशन ही समझना पड़ता है। तो अगर मैं मे की बात करूँ तो मे का मतलब ही पॉसिबिलिटी होता है, और पॉसिबिलिटी कैसी? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। और माइट की बात करूँ तो माइट क्या होता है कि पॉसिबिलिटी इसका मतलब भी है लेकिन थोड़ा लोअर पॉसिबिलिटी होगा। राइट, तो देखिए यहाँ पे इसको इससे क्या लगा कि मैं अपना वॉलेट इसलिए नहीं लाया क्योंकि मुझे लगा तुमने इनवाइट किया है तो तुम्हारे पास पैसे होंगे, ऐसा काइंड ऑफ दिस, या तुम पैसे दोगे ऐसा। यस और नो? तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है पैसे लाने की वो ना के बराबर हो गई। यस और नो? तो उसके लिए हम माइट यूज करेंगे क्योंकि भाई सामने वाले ने इनवाइट किया है, तो मैं तो एक
कंसिडर कर सकता हूँ ना कि मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो सामने वाला देगा। तो माइट हो गया, माइट हैव पैसे, हैड, यहाँ पे भी हैव और हैड, देखिए जो हैव होता है ना, माइट हैव, क्योंकि ये पास्ट है, ये एक्टिविटी पास्ट है, तो पास्ट का एक्सप्रेशन देने के लिए हैव लगेगा, राइट, सॉरी माइट हैव लगेगा। और उसके बाद जो ये हैड यूज़ किया गया, यार आप इस बात को जानते हैं, जब शुड हैव आता है या माइट हैव या किसी मॉडल एक्चुअली के साथ जब हैव लग जाता है, तो उसके बाद जो मेन वर्ब आती है मित्रों, वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैव वर्ड का यूज़ करते हैं पोजीशन को शो करने के लिए, इसके तौर पर मेन वर्ब, और मेन वर्ब जो है ना, ये जो आपका मेन वर्ब है वो पोजीशन को शो करने के लिए किया जा रहा है, यस और नो। तो ऑब्वियसली ये मनी का पोजीशन तुम्हारे पास है, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारे पास पैसे होंगे, तो मैं पैसे लेकर नहीं आया। तो जो आपका ऑप्शन थर्ड है ये बिल्कुल करेक्ट है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसमें ये बोला गया है, चूज द डिस्क्रिप्शन दैट बेस्ट कैप्चर द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल वर्ड की मीनिंग आपको बतानी है इसके अंदर से, राइट। सो मित्रों, इनकॉरिजिबल वर्ड जो होता है ये बेसिकली ऐसा होता है कि कोई ये पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, किसी चीज़ के लिए, किसी थिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, जिसको हम और इम्प्रूव नहीं कर सकते, जिसको सुधारा नहीं जा सकता। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ उल्टे काम कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं ना उस चीज़ की वो अति कर चुके हैं, तो हम क्या बोलते हैं, इसको सुधारा नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी करेक्टेड, इट कांट बी इम्प्रूव्ड, राइट, दिस कैन नॉट बी करेक्टेड, दिस कांट बी इम्प्रूव्ड। तो ये सब आ जाएगा इनकॉरिजिबल के अंदर। तो ऐसा इस ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन है जो इस स्टेटमेंट के जैसा मीनिंग दे रहा है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन 4 को। अगर हम पढ़ते हैं तो हैविंग बैड हैबिट्स दैट कैन नॉट बी चेंजेस और इम्प्रूव, तो हमारा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। और बाकी अगर आप देखेंगे ऑप्शन 1 की शोइंग एक्सट्रीम रेसिस्टेंस टू सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड, गलत हो जाएगा, ये भी कोई मीनिंग नहीं है। ये बेसिकली क्या था, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, हमें वर्ड देकर इसकी एक्सप्लेनेशन पूछी थी, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। चूज द वर्ड फ्रेज दैट गिवन द बेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अंडरलाइन इन द सेंटेंस, कि यहाँ पे भी एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन काइंड ऑफ क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको जो है नोमेनक्लेचर वर्ड दिया गया है, इसकी मीनिंग बतानी है। आप सभी ना बायोलॉजी पढ़ी होगी, और बायोलॉजी में एक वर्ड होता है क्या, नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। द सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स होता है, और आप देखेंगे कि सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग थिंग्स, ये गलत हो जाएगा। यूजेस ऑफ वैल्यू ऑफ गलत, जो आपका ऑप्शन 4 है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन 4th, इंप्रूव द अंडरलाइंड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। आपको यहाँ पे एक अंडरलाइंड स्टेटमेंट दिया गया है, और इसको आपको क्या करना है, इंप्रूव करना है नीचे ऑप्शंस का यूज़ करके। देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर क्या होता है कि जो भी पार्ट हमको इंप्रूव अंडरलाइन करके दिया गया होता है, उसमें चांसेस होते हैं कि उसमें एरर है और हमें उसको करेक्ट वे में लिखना है, राइट। कुछ केसेज में ऐसा होता है कि उसमें कोई एरर नहीं होता है, तो नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन होता है। सो अगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक ना फ्रेज होता है, और उस फ्रेज का मतलब क्या है, एट द लेटेस्ट, एट द लेटेस्ट। इस वर्ड का क्या मतलब होता है मित्रों, इस वर्ड का जो मतलब होता है बेसिकली इज व्हाट, कि अगर आपको मैं वन वर्ड में बताने की कोशिश करूं, नो लेटर देन, नो लेटर देन, राइट, नो लेटर देन, जो भी हमें डेट और टाइम मेंशन्ड है उसके बाद बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि वो एक डेडलाइन को डिनोट करने की कोशिश करता है ये, राइट, कि वो कोई भी काम इससे पहले हो जाना चाहिए, इसके बाद बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये एक फ्रेज होता है एट द लेटेस्ट, राइट, इसका मतलब ये होता है। सो देखिए मैं ये स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, एप्लीकेशंस फॉर दिस पोजीशन शुड बी फाइल्ड बाय नेक्स्ट सैटरडे लेटेस्ट। हमने पढ़ लिया, अभी हमने इसको छोड़ दिया। ऑप्शन पढ़ते हैं, लेटेस्ट नेक्स्ट सैटरडे, लेटेस्ट बाय सैटरडे नेक्स्ट, लेटेस्ट नेक्स्ट सैटरडे एट द लेटेस्ट। ये यहाँ पे लेटेस्ट है मित्रों, एक मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ। ये यहाँ पे क्या है, एक डिफरेंट पेन से लिखा है, चलिए मैं इसको जो है ब्लडी रंग से लिखता हूँ, खूनी कलर से, लेटेस्ट, ये पूरा एक है लेटेस्ट है। तो अभी मैंने एक चीज़ बताई थी क्या, कि एट द लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर एट द लेटेस्ट का मतलब होता है लेटर, नॉट लेटर देन, नो लेटर देन, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। तो कहीं आपको स्टेटमेंट पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा है कि एप्लीकेशन, किसी चीज़ की हम एप्लीकेशन मंगा रहे हैं, डेडलाइन मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट, कि जो भी काम है नेक्स्ट सैटरडे से पहले हो जाना चाहिए, नहीं हो। तो जो हमारा ऑप्शन थर्ड है, ये जो यहाँ पे एट द लेटेस्ट, ये परफेक्ट जो ये फ्रेज है यहाँ पे इसके अंदर यूज़ किया गया है, बाकी सब में सभी के अंदर एरर्स हैं। नेक्स्ट सैटरडे लेटेस्ट, इसका भी कोई मतलब नहीं होता है। लेटेस्ट बाय सैटरडे नेक्स्ट, नो, ये भी गलत है। लेटेस्ट नेक्स्ट सैटरडे, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ये जो नेक्स्ट सैटरडे एट द लेटेस्ट, ये हमारा परफेक्ट चॉइस होगी, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, नो लेटर देन, कि जो हमारी एप्लीकेशन पोजीशन है वो जो है अगले सैटरडे से पहले हो जाने चाहिए, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं होंगी। क्वेश्चन 6 पे आ जाते हैं, डायलेट। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो वर्ड डायलेट है इसका हमें क्या बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है, राइट। सो गाइज, द वर्ड डायलेट होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को बड़ा करना, राइट, फैलना या फैलाना, काइंड ऑफ दिस, दैट इज डायलेट।
तो आपको इसका अपोजिट बताना है, तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर कि सर डायलेट है, तो एबडक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी का अपहरण कर लेना, किडनैपिंग करना, किडनैपिंग करना, दैट्स व्हाट एबडक्ट। एक्सपेंड मतलब का मतलब, इसका मतलब भी क्या होता है, फैलना, राइट, फैलाना। श्रिंक मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ पिचक जाना। ये दोनों वर्ड सिमिलर है, कॉन्ट्रैक्ट और श्रिंक, लेकिन हमको क्या करना है, मोस्ट नियरली। क्या बोला गया, मोस्ट नियरली, इस बात को आपको ध्यान रखना है, मोस्ट नियरली। तो श्रिंक मतलब कोई चीज़ क्या है, वो फूली हुई है थोड़ी सी पानी की वजह से, जो इसका जो एक्चुअल मतलब होता है, जो डीप मीनिंग होगी श्रिंक की। लेकिन जब उसमें से पानी निचोड़ दोगे तो क्या हो गया, वो लेट से कोई बॉल है हमारे पास और वो पानी जा जाके वो फूल गया है, तो उसमें से पानी निचोड़ देंगे तो क्या होगा, श्रिंक हो जाता है वो, राइट। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका, ये इसका परफेक्ट मतलब है। अपोजिट वर्ड है किसका, डायलेट का। डायलेट का वर्ड मैंने अभी आपको बताया था, टू बिकम लार्जर, किसी चीज़ को बड़ा करना, वाइड करना, फैलना या फैलाना, दैट इज व्हाट डायलेट। तो डायलेट का अपोजिट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, छोटा करना, राइट। ये एक हमें ईडियम दी गई है और हमें इस ईडियम का परफेक्ट मतलब बताना है, राइट। ये जो ईडियम है आपकी मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है, हॉब्सन्स चॉइस, राइट, व्हाट, हॉब्सन्स चॉइस। अब हॉब्सन्स चॉइस की बात करूँ, इसका मतलब ये होता है कि ये में चॉइस तो है, लेकिन एक्चुअल में, रियल में ये इडियम जब यूज़ किया जाता है जब हमें सामने वालों को इन एक्चुअली कोई चॉइस नहीं देनी पड़ती, या फिर यूँ कह लें कि हमारे पास इन एक्चुअली कोई चॉइस बची नहीं है, राइट। यस और नो। तो इसको मैं ऊपर कर दूं ताकि आपको चारों ऑप्शन विजिबल हो जाएं। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको देखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट पढ़ता हूँ, सिचुएशन ऑन विच यू हैव नो चॉइस बिकॉज यू डोंट हैव एक्सेप्ट व्हाट इज गिवन, यू गेट नथिंग एट ऑल। मतलब क्या बताया मैंने, नो चॉइस, नो चॉइस एट ऑल, या फिर ऐसे को ऐसे ही पढ़ सकते हैं, एक्चुअली नो चॉइस, एक्चुअल में कोई चॉइस नहीं होती है। और आप ऑप्शन फर्स्ट पढ़ेंगे, यही मीनिंग हमें दे रहा है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई आपके पास कोई भी चॉइस नहीं बची रहती है, क्योंकि जब आपको दिया गया आपने एक्सेप्ट नहीं किया, एंड नाउ यू गेट नथिंग एट ऑल, कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, राइट। अब बाकी ऑप्शन सेकंड, थर्ड और फोर्थ पढ़ेंगे, वो इसकी मीनिंग से कहीं ना कहीं डिफरेंट होंगे, राइट। तो अब बाकी ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे। आप ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है कि हमें मार्जिनेलिया वर्ड का जो है राइट मीनिंग बताना है। तो आप बता सकते हैं इजीली मार्जिनेलिया वर्ड का क्या मतलब होता है, और ये बहुत ही आसान शब्द है, मार्जिनेलिया। मार्जिन वर्ड का मतलब आप जानते होंगे, यस। तो सभी बच्चों की आवाज़ आ रही है, यस सर, हमें पता है कि इसका मतलब क्या होता है। कि अगर वो बहुत बच्चे जो हैं बहुत ही कम शब्दों में बताने की कोशिश कर रहे होंगे कि सर कमेंट होता तो अभी लिख के बताते, तब बोलोगे सर जो टेक्स्ट बुक पे जो मार्जिन्स पे जो नोट्स लिखे रहते हैं बिल्कुल नीचे की तरफ, वही हमारे मार्जिनेलिया कहलाते हैं। तो अगर हम ऑप्शन सेकंड को रीड करते हैं, नोट्स रिटर्न इन द मार्जिन्स ऑफ अ बुक और डॉक्यूमेंट्स यू हैव रेड, दैट इज व्हाट, मार्जिनेलिया। तो जो हमारा ऑप्शन सेकंड है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे किसी मेंबर ऑफ ग्रुप की बात की जा रही है तो गलत हो जाएगा। एंड ये ऑप्शन थर्ड भी पीपल की बात की जा रही है, ये भी गलत। मार्क विद पेंसिल एंड ड्रॉन ऑन द रूफ्स ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग्स, ये भी गलत है हमारा, राइट। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट हैज मे हैव एनी एरर। स्टेटमेंट दिया गया है और इसके 4 पार्ट है हमारे, ये पार्ट, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और जो फोर्थ पार्ट है हमारा ये है। इनमें से किसी एक पार्ट में एरर है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं एक पार्ट ऐसे बना देता, फिफ्थ पार्ट कुछ लिख के और यहाँ पे लिखता नो एरर, नो एरर ही लिखा रहता, तो वो आप जब चूज़ करते हैं कि जब पूरा यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है और कोई गलती नहीं है, तो नो एरर को हम चूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो इतनी बात तो क्लियर है कि सर नो एरर नहीं है। जब हमें पता लग गया नो एरर नहीं है तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाता है। अब देखिए मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, आपने देखी होंगी, तो कि रोजेस ग्रो, राइट। ये प्लूरल है, सब ये प्लूरल है, तो इसके साथ आने वाले जो वर्ब है ये भी प्लूरल है। तो फर्स्ट पार्ट में तो गलती नहीं है, तो इसको गलत कर दो। अब 2 3 4 में से गलत है। विद अबंडेंस, विद ऑफ, तो ये बात तो क्लियर है सर, यहाँ पे या तो अबंडेंस के साथ ऑफ लगता है और अबंडेंस के साथ विद लगता है। जब किसी चीज़ की प्लेंटी वगैरह हमें बतानी पड़ती है कि कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में है, तो जब अबंडेंस के बाद जो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं वो कौन सी प्रीपोजिशन होती है, ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रोजेस ग्रो विद अबंडेंस ऑफ दिस ओल्ड, ऑन दिस ओल्ड वॉल हो सकता है अबंडेंस विद, या अबंडेंस ऑफ, या अबंडेंस अगेंस्ट। तो अगेंस्ट तो नहीं आएगा, यहाँ पे ऑफ लगेगा, क्योंकि रोजेस की मात्रा बताई जा रही है कि इस पुराने वॉल पे जो रोजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑफ होता और यहाँ पे अगेंस्ट दिया गया है, तो ये पार्ट हमारा गलत है। तो ये जो हमारा ऑप्शन, ये वाला है, इसमें एरर है। बाकी सारे 3 ऑप्शन हमारे बिल्कुल परफेक्ट हैं। कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको ये समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि सर एरर वाले क्वेश्चन को कैसे करें, तो देखिए उनके लिए स्ट्रेटजी क्या होती है कि जो सेकंड है ओल्ड वॉल, ओल्ड वॉल देखिए वॉल पुरानी हो सकती है, न्यू हो सकती है, हम लिखेंगे तो ऑप्शन जो हमारा ये थर्ड पार्ट है ये भी, इसको भी हम गलत नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें कोई गलती के चांसेस नहीं है। इन दिस सीजन, तो सीजन के साथ हम ये लिख सकते हैं इन दिस सीजन, ये भी सही है। तो बच्चा क्या हमारा, ये बचा।
राइट। लेकिन आपको एक बात समझना है क्या कि अबंडेंस के साथ जब प्लेंटी ऑफ थिंग्स रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। अब हम 10th क्वेश्चन पे आ चुके हैं और हमें जो है कि एक स्टेटमेंट दी गई है और स्टेटमेंट के अंदर इस स्टेटमेंट में हमें क्या करना है कि ये जो अंडरलाइंड फ्रेज है इसको इम्प्रूव करना है इस गिवन ऑप्शंस का यूज़ करके। ओके, सो मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। राजू सीम्ड टू बी लिविंग एट सम रिमूव फ्रॉम रियलिटी। तो आप पढ़ोगे तो सब लगेगा कि सर ये कुछ ऐसा मीनिंग देने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा लगता है कि राजू जो है रियलिटी से दूर होकर रह रहा है, राइट। तो एक फ्रेज होता है मित्रों जो मैं ऑप्शन को कंसिडर करूंगा, फ्रॉम सम रिमूव। देखिए सेंसलेस ऑप्शन है, सम रिमूव का क्या मतलब होगा यहाँ पे, इन अ रिमूव ये भी नहीं, इसको भी कंसिडर नहीं कर सकते। एट वन रिमूव ये एक वर्ड होता है, एक फ्रेज होता है। एक सर्टेन रिमूव ये भी जो कोई प्रॉपर फ्रेज नहीं होता है। तो हमारे पास एक फ्रेज बचा एट वन रिमूव, और इसका मतलब क्या होता है कि सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग, जैसे किसी इवेंट के द्वारा या किसी अमाउंट ऑफ टाइम या किसी फीलिंग्स या दूसरे इवेंट्स के द्वारा जब हम किसी चीज़ को सेपरेट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एट वन रिमूव, राइट। तो आप मैं इसको आसान शब्द में लिखूँ तो टू डू सेपरेट बाय इवेंट फीलिंग्स एटसेट्रा। तो जब आप एट वन रिमूव को यहाँ पे यूज़ करोगे मित्रों तो क्या बनेगा कि राजू सीम्ड टू बी लिविंग एट वन रिमूव फ्रॉम रियलिटी, यानी कि अब यहाँ पे रियलिटी से वो क्या रह रहा है, दूर रह रहा है, सेपरेट रह रहा है। तो जो ऑप्शन थर्ड है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, हमारा एक फ्रेज होता है जिसकी मीनिंग आपने देखी, टू डू सेपरेट, बेसिकली किससे, बाय किस एनी इवेंट, बाय फीलिंग्स और बाय अमाउंट ऑफ टाइम, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ओके गाइज, इंप्रूव द अंडरलाइन फ्रेज। यहाँ पे फिर से आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन दिया गया है, यू विल नॉट नो द ट्रुथ, इसको बताना है, राइट। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस इफ से होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इफ, यानी कि एक कॉज होगा तो इस पर बेस्ड दूसरा जो स्टेटमेंट होगा उसे रीजन बोलते हैं। तो जब इफ के साथ हैड लगा हो, क्या लगा हो, हैड, राइट, यस और नो। तो आपको एक बात याद रखना, जो रीजन होगा, रीजन के साथ क्या होगा, फिर रीजन के साथ जो चीज़ आएगी वो क्या होगी, वुड हैव प्लस V3, यस और नो। तो बेसिकली कंडीशनल सेंटेंस के चैप्टर में दो, इसके अलावा 3 रूल्स और हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, लेकिन अभी मैंने आपको ये समझाया क्योंकि ये क्वेश्चन करने के लिए सफिशिएंट है। वो भी हमारे जो पेपर्स हैं उसमें वो क्वेश्चन इंक्लूडेड है, तो फ्यूचर क्लासेस में आपको पता चलेगा। तो अब आप ये देखिए कि ये तो भाई इफ़ के साथ हैड लग रहा है, तो भाई यही वाला जो एक्सप्रेशन हमें यूज़ करना है। तो आप मुझे वो ऑप्शन ढूंढ के दिखाओ जिसमें वुड हैव प्लस V3 हो। इसमें नहीं है, वुड है यहाँ पे लेकिन ING लग रहा है, ये भी नहीं है, वुड हैव V3 ये है। तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड है ये करेक्ट है इसके लिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है कि इंग्लिश के अंदर कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, और जब आप उनको ध्यान रख लेंगे तो आधी इंग्लिश आपको बहुत ईजी लगेगी, राइट। उससे ज़्यादा ईजी फिर आपको आई डोंट थिंक कि दूसरा सब्जेक्ट लगने वाला है। इंग्लिश हद से ज़्यादा ईजी है। बोला गया है कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझेंगे कि यहाँ पे जो है आपको फिर से फिलअप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। जिम केम यस्टरडे, जिम जो है कल आया, केम है सेकंड फॉर्म है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये किसका है, पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है। आई डू नॉट नो वेदर ही, अब ये जो वेदर ही है ना मेरे भाई, वो क्या है, बेसिकली ये एज अ कंजंक्शन यूज किया जा रहा है कि मुझे नहीं पता कि वेदर ही विल हैव कम टुडे, विल बी कमिंग, या शैल कम या केम, राइट। कि वो कल तो आया था लेकिन मुझे नहीं पता कि वो आज आएगा या नहीं आएगा, राइट। तो आई डू नॉट नो वेदर ही विल बी कमिंग टुडे, राइट। विल हैव कम की अगर हम बात करें तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ये फ्यूचर परफेक्ट बन जाता है, और ये प्रेजेंट टेंस के साथ आप फ्यूचर परफेक्ट का यूज नहीं करेंगे। शैल कम, इट नॉट मेकिंग एनी सेंस, ही शैल कम कि वो आएगा। ये इंडेफिनेट की बात नहीं की जा रही है, किसी एक परफेक्ट टाइम की बात की जा रही है कि आज की बात की जा रही है ना, यस और नो। और इंडेफिनेट टेंस का यूज हम कब करते हैं, किसी अनसर्टेनिटी के लिए, कोई जो हम रूटीन वर्क है हमारे, या फिर एक इंडेफिनेट का सेंस आता है कि ये होता हुआ आ रहा है, कब से होता हुआ आ रहा है, वी डोंट नो, लेकिन ये पर्टिकुलर आज की बात की जा रही है। केम डायरेक्टली हम सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आई डू नॉट नो वेदर ही केम टुडे आया था तो पास्ट का होता तो यहाँ भी डिड होता, लेकिन यहाँ पे डू है तो पास्ट कंसिडर नहीं करेंगे, विल बी कमिंग आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। 13 पे आ जाते हैं। बोला गया कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये भी हमारा बेसिकली क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है हमारा फिलअप का क्वेश्चन है, राइट। और आपको जो है ऑप्शन जो गिवन ऑप्शन है उनका यूज़ करके
इस फिलअप को फिल करना है। स्टेटमेंट है आई डू नॉट बॉदर मच अबाउट मनी, कि मैं, देखिए बॉदर वर्ड का मतलब क्या होता है, बॉदर वर्ड का मतलब है टू बी वरीड अबाउट समथिंग, राइट, वरीड अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ को लेकर परेशान होना, चिंतित रहना, कंसर्न रहना, राइट। तो आई डू नॉट बॉदर मच अबाउट मनी, यानी पैसों को लेकर मैं ज़्यादा नहीं सोचता, पैसों को लेकर परेशान नहीं रहता। आई ब्लैंक अबाउट इट ऑल माई लाइफ। अब ऑब्वियसली जब वो पैसों को लेकर परेशान नहीं रहता है, मैं पैसों की ज़्यादा चिंता नहीं करता है ना, एक मीन कुछ इस टाइप से आपको याद आया होगा। तो आई डू नॉट बॉदर मच अबाउट मनी। तो अब देखिए मैं पैसों को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं रहता है। आई, अब कोई कंजंक्शन नहीं है, फुल स्टॉप से जोड़ा गया तो सिमिलर नेचर की चीज़ें होंगी। सो तो आई विल एवर बॉदर, नो, कि ऑब्वियसली मैं परेशान नहीं रहता तो आई विल एवर बॉदर, यानी कि मैं कभी करूँगा, ये भी नहीं होगा। बॉदर पास्ट नहीं हो सकता क्योंकि प्रेजेंट की बात की जा रही है। डोंट बॉदर, यहाँ पे डोंट तो है ही, तो फिर से सेम चीज़ नहीं आएगी, तो हैव नेवर बॉदर्ड। ठीक है जी। आई डो नॉट बॉदर मच अबाउट मनी एंड आई हैव नेवर बॉदर्ड अबाउट इट ऑल माई लाइफ। मैं ना पैसों की चिंता करता हूँ, ना ही मैंने कभी की है। ओके, सो गाइस ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। चूज द एक्सप्रेशन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड, कि हमें इस वर्ड का जो बेस्ट मीनिंग बतानी है, यानी कि सिनोनियम बताना है। देखो वायलेंट क्रिमिनल हमारा परफेक्ट आंसर होगा हुडलम का। ओके, तो हुडलम वर्ड का बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर मैं हिंदी में लिखूँ तो गुंडा, बदमाश, एटसेट्रा। ओके मित्रों, हिंदी पे मत जाना, इंग्लिश का टीचर है, मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी ऐसी ही है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। है ये जो ईडियम गिवन है, इस ईडियम की जो बेस्ट मीनिंग आपको बतानी है, राइट गाइज। बी बाउंड अप विद, ओके। सो ये जो ईडियम है बी बाउंड अप विद, इसका जो परफेक्ट मतलब होता है वो क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है कि आप पहले से किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बाउंड अप, ऑलरेडी बाउंड अप है, उसमें इंडल्ज्ड हैं, ठीक है, उससे बंधे हुए हैं। तो कोई ऐसा मीनिंग है, टू टाइड टू डू समथिंग फॉर लॉन्ग, तो भाई बंधा हुआ हो, तो सेंसलेस ऑप्शन है। बी अनइन्वॉल्व, ये तो जस्ट इसका अनअपोजिट बता रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बी ओवरवेल्म्ड बाय, यानी किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा जोशीले हो चुके हैं, ये भी गलत। तो टू बी वेरी बिजी और प्रीऑक्युपाइड, यस, यही वो मीनिंग दे रहा है जो इसका मतलब होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप एक चीज़ बताइए, सन क्या होता है, सनराइज होता है, और सन क्या होता है, डस्क होता है। सनराइज और डस्क, तो डस्क मतलब छिपना भी होता है, और यहाँ पे एक वर्ड डस्की है। डस्की मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जिनका कलर क्या होगा, डस्की होगा। सर हम बहुत ज़्यादा गोरे नहीं हैं, कैसे हैं, डस्की हैं। हम सांवले हैं, और डाउट आता है सांवले को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डस्की बोलते हैं, राइट। तो आपको डस्की का क्या बताना है, अपोजिट बताना है। तो भाई डस्की ऑब्वियसली सांवले, तो हमें क्या चाहिए, थोड़ा ब्राइटर, फेयर। तो इसका जो परफेक्ट अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा, ब्राइट होगा। ओके, यस और नो, समझ गए ना। 18 में बोला गया है कि आपको जो है ये भी जब बहुत सारे यार इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं इंप्रूवमेंट कितना ज़रूरी है। तो आप भी इंप्रूव हो जाएंगे इन वीडियोस को देखकर, तो लगातार बने रहिए फॉरवर्ड स्टडीज़ के साथ और अपने आप को इंप्रूव कीजिए। जॉर्ज वॉज लेड टू अरेस्ट बिसाइड हिज पेरेंट्स, लेड टू अरेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, जो ए जो होता है, एन होता है, और ये द होता है, ये बात मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया था। ये क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, और आर्टिकल का जो यूज़ होता है वो नाउन से पहले किया जाता है। इसके और नाउन फ्रेज हो गए, राइट, उनसे पहले किया जाएगा, यस और नो। ये नहीं कि हम एडजेक्टिव से पहले यूज़ कर रहे हैं, किसी और वर्ड से पहले यूज़ कर रहे हैं, नाउन या नाउन फ्रेज से पहले यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ए तो नहीं आएगा, इसलिए गलत है। अब आप देखिए क्या आ सकता है, लेड टू रेस्ट, तो ये हमारा परफेक्ट आंसर है क्योंकि इसमें ए नहीं है। बाकी लाइड है, ये लाइड है, ये तो ये गलत हो जाएगा, लाइड झूठ बोलना टाइप। और ये पास्ट की बात की जा रही है, तो इसके साथ जो वर्ड आएगा वो थर्ड फॉर्म होगा, तो ये ले फर्स्ट फॉर्म है, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो परफेक्ट है, और जो हमने देखा एरर है यहाँ पे, ये इसके अंदर एरर नहीं है, तो हम डायरेक्टली भी इस पर जा सकते थे विदाउट डिस्कसिंग द ऑप्शंस। अभी आपको यहाँ पे इस वर्ड का क्या सिनोनियम बताना है, और ये मेरा जो सिनोनियम आप देखेंगे, फॉलीबल वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो दो वर्ड होते हैं, इनफॉलीबल और एक होता है फॉलीबल, जो लिखा हुआ है। जो बार बार गलतियाँ करे उसको फॉलीबल बोलते हैं, जो कभी गलतियाँ नहीं करे उसे इनफॉलीबल बोलते हैं। तो आपको क्या बनना है, फॉलीबल या इनफॉलीबल। तो आप बोलेंगे सर हम चाहे फॉलीबल हो या इनफॉलीबल हो, फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सक्सेसफुल होना है। सो गाइज, तो फॉलीबल वर्ड का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि द पर्सन हु डू मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, राइट। तो आपको इसका जो बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है, तो एप्ट टू मेक मिस्टेक्स और गो रॉन्ग। तो ये हमारा, आई थिंक मैंने डायरेक्टली गैस किया, थर्ड ऑप्शन को रीड किया, और ये हमारा परफेक्ट आंसर है। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करते हैं। एविक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपको जो है इस लास्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है क्या, कि जो आपके चार अल्टरनेटिव गिवन है,
इसमें से वन बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ये जो अंडरलाइंड वर्ड है एविक्टेड, इसकी बेस्ट मीनिंग, इसकी मीनिंग को बेस्ट कौन डिस्क्राइब कर रहा है ऑप्शंस में से, आप वो मुझे बताइए फास्ट। उससे पहले आप मुझे ये बताओ कि एविक्टेड वर्ड का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, फिर वीडियो आगे कंटिन्यू कर। तो मुझे लगता है इस वर्ड का मतलब सभी बच्चों को याद आ गया होगा, क्योंकि बचपन में आपने कई बार ऐसे काम किए होंगे जब आपके पापा ने कहा निकल जा घर से, भाग यहाँ से, तू हमारा लड़का नहीं है, तुम्हारी लड़की नहीं है। नहीं, लड़कियों के लिए नहीं है, वो तो प्यारी होती है अपने पेरेंट्स के लिए, सिर्फ लड़के ही बदतमीज होते हैं। तो उनको कई बार ये सुनना पड़ा होगा। तो एविक्टेड वर्ड का जो मतलब क्या होता है, किसी को ऑफिशियली थ्रोन आउट करना, कि हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, एविक्टेड, राइट। जैसे कई बार हम ये जो प्रिजनर्स होते हैं उनके लिए भी यूज़ करते हैं कि उनको जब ऑफिस की उनकी सज़ा पूरी हो जाती है तो उनको क्या कर दिया जाता है, एविक्ट कर दिया जाता है जेल से। सो अ नंबर ऑफ टेनेंट्स हैव बीन एविक्टेड फॉर नॉट पेइंग द रेंट। मेरे प्यारे बच्चों, जब ये जो आ जाता है ना इस तरीके से जो स्टेटमेंट देखिए आपसे कोई इडियम्स या फिर सिनोनियम्स एंटोनियम्स पूछता है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि सर ये टफ पेपर को टफ नहीं ईजी बनाया जा रहा है। इससे मतलब ये है कि एग्जामिनर जो है ना आपका, वो ये नहीं जानना चाहता कि आपकी रटने की क्षमता कितनी है, कि आपने एविक्टेड वर्ड का मतलब रट लिया और उसकी जो है मीनिंग बता दी जो भी पूछा है। नो, वो ये जानना चाहता है कि आपकी जो कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी अच्छी है, राइट। इसीलिए स्टेटमेंट में दिया जाता है कि जो वर्ड आ रहे हैं स्टेटमेंट के बीच में, क्या आप उनकी मीनिंग को समझ पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको डायरेक्टली मतलब नहीं पता होगा, लेकिन आप देखेंगे पढ़ने के बाद उनको ये आइडिया लगेगा। नंबर ऑफ टेनेंट्स हैव बीन एविक्टेड फॉर नॉट पेइंग द रेंट। वो रेंट नहीं दे पा रहे हैं वो लोग, तुम क्या कर दिया गया, एविक्ट कर दिया गया, उन्हें बोला गया तुम जाओ यहाँ से, निकलो, राइट। एविक्ट, तो आप देखेंगे थ्रोन आउट जो है इसका बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, राइट। पार्डन मतलब होता है माफी, सॉरी, माफी मांगना, ओके। सेंट आउट मतलब भी क्या होता है, भेज देना, बाहर निकाला नहीं, भेज देना। आप मैसेज सेंट आउट करते हैं, थ्रोन आउट नहीं करते हैं। एक्सक्यूज्ड का मतलब भी क्या होता है कि भाई एक्सक्यूज माई फ्रेंड्स, माफ़ी मांगना, राइट। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन है। और बाकी इसकी मीनिंग आपको पता चल गई तो भी आप देख सकते हैं क्या कि डायरेक्टली आप ऑप्शन पे जा सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए यही 20 क्वेश्चन थी और ऐसे ही लगातार वीडियोस चैनल पर आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें, राइट। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो प्लीज़, राइट। ओके गाइज, सो टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर।